शिखा अपने छोटे से घर में अपनी माँ दिव्या के साथ रहा करती थी। दिव्या शिखा से बहुत प्यार करती थी, पर फिर भी शिखा हर समय डिप्रेशन में रहा करती थी और उसके डिप्रेशन में रहने का कारण था उसकी दाढ़ी। माँ, मैं अपनी दाढ़ी बना बना कर थक चुकी हूँ। हर दूसरे दिन मेरी दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है। अब तो सभी को पता चलने लगा है कि मुझे दाढ़ियाँ आती हैं। बेटा, ये तो नॉर्मल बात है, हर किसी को होती है। माँ, मैं 5 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ। मुझे सब समझ में आता है कि किसी भी लड़कियों को मेरी तरह दाढ़ी नहीं आती है। इनफैक्ट इस तरह की दाढ़ी मुझे ही आती है। ऐसी दाढ़ी तो लड़कों को भी नहीं आती। अब एक लड़कों को देखो, न जाने वो अपनी दाढ़ी के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, और एक मुझे। इस तरह से शिखा अपनी दाढ़ी बनाकर कॉलेज जाती है, पर शिखा के कॉलेज के कुछ बच्चों को उसकी बीमारी के बारे में पता होता है। इसलिए जैसे ही शिखा कॉलेज पहुंचती है, उसके कॉलेज के कुछ लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। अरे वो देखो, आ गई हमारी मर्दाना औरत। अरे हमारी शिखा किसी मर्द से कम थोड़ी ना है। कॉलेज के सभी बच्चे शिखा का मजाक बनाने लगते हैं। ये देखकर शिखा रोती हुई वहाँ से चली जाती है, पर दिवाकर को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब शिखा कॉलेज से बाहर जाती है तो दिवाकर उसका हाथ पकड़ के उससे कहता है, शिखा, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ बच्चे तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, इसलिए तुम कॉलेज आकर वापस घर जा रही हो। तो और क्या करूं दिवाकर, तुम ही बताओ। लोग जिस तरह से मेरा मजाक बना रहे, तुम्हें क्या लगता है मैं लोगों का सामना कर पाऊंगी? और प्लीज तुम मेरे साथ मत रहा करो। अगर क्लास के किसी भी बच्चे ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम जानते हो ना सब क्या कहने लगेंगे। शिखा ये सब बोल रही होती है कि कॉलेज का एक लड़का उन दोनों को साथ देख लेता है और अपने दोस्तों को बुलाकर उन दोनों का मजाक बनाता है। दोस्तों, वो देखो, लड़की लड़का एक साथ हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे दिवाकर भैया की दाढ़ी नहीं आती और हमारी शिखा दीदी की दाढ़ी खत्म नहीं होती। बस करो तुम लोगों का कोई हक नहीं है हम लोगों का मजाक बनाने का, और ये तो नेचुरल है। भगवान की कमियां हर किसी में होती है, समझे तुम लोग? इस तरह से दिवाकर बिना किसी की कोई परवाह किए वहाँ से चला जाता है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और समय के साथ धीरे धीरे शिखा की इस प्रॉब्लम के बारे में रिश्तेदारों को भी पता चल जाता है। और जब दिव्या शिखा के लिए लड़के देखने लगती है तो शिखा की मौसी दिव्या से कहती है, अरे जिज्जी, मैं क्या ही बोलूं। मैं अपनी शिखा बिटिया के लिए ना बहुत अच्छा लड़का लेकर आती, लेकिन अब तुम तो जानती ही हो कि हमारी शिखा बिटिया जितनी सुंदर है ना, उतनी ही उसके अंदर बहुत बड़ी कमी भी है। वो दाढ़ी वाली। भला जिस लड़की के मुंह पर इतनी दाढ़ी आती हो, उस लड़की से शादी कौन करेगा? हम लड़के वालों को शिखा की सच्चाई नहीं बताएंगे, तब तो ये शादी मुमकिन है ना। दिव्या अपनी बेटी का घर बसाने के लिए लड़के वालों से इतना बड़ा सच छुपा लेती है। अब बहुत जल्द शिखा की शादी अनुभव नाम के एक बहुत ही सुंदर लड़के से हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा होता है, पर शिखा अपनी दाढ़ी से परेशान हो जाती है। घर में ज्यादा काम होने की वजह से अब शिखा समय समय पर दाढ़ी नहीं बना पाती, जिस वजह से उसके चेहरे की दाढ़ी बढ़ जाती है। और ये देख एक दिन, बहू, ये क्या, तेरे मुंह पे तो हल्की हल्की दाढ़ी आ रही है। बहू, क्या तुझे दाढ़ियाँ आती हैं? नहीं माँ जी, वो ये तो। क्या ये वो लगा रखा है तूने और तेरे घर वालों ने ना मुझे धोखा दिया है। मुझे तो शादी के बाद ही पता चल गया था कि तुझे दाढ़ियाँ आती हैं, लेकिन तू हमेशा शेविंग करती रहती थी। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख ही लिया। हाँ माँ जी, ये सच है कि मुझे दाढ़ियाँ आती हैं, पर ये सब जानकर आप जितनी परेशान हो रही हैं, उससे ज्यादा दुखी मैं हूँ। मैं अपनी इन दाढ़ियों से परेशान हो चुकी हूँ। कभी कभी दिल तो करता है कि खुदकुशी कर लो, पर हमेशा अपनी माँ के लिए मैं जीती रही। पर अब मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। मैं इन दानों के साथ अब और नहीं जी सकती। कितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही है। पहले तूने और तेरी माँ ने हम सबसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तेरी इतनी बड़ी कमी को हमसे छुपा कर रखा, और आज जब तेरा सच मुझे पता चला है तो कितना नाटक कर रही है तू। अरे ताने तुझे नहीं, ताने तो हमें सुनने को मिलेंगे। जब मोहल्ले में सबको पता चलेगा ना कि मेरे घर में बहू के रूप में आदमी आया है, तो पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए ऐसी मर्दाना बहू पाकर। इस तरह से शिखा की सास और उसे भला बुरा सुनाकर वहाँ से चली जाती है।
समय यूं ही बीतता जाता है। अब समय के साथ अनुभव भी अपनी माँ के साथ मिलकर शिखा को भला बुरा सुनाने लगता है। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी कर ली। बिना दाढ़ी के तुम जितनी सुंदर लगती हो उतनी बदसूरत इन दाढ़ी में लगती हो। पर अनुभव जी, अगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी आती है तो उसमें मेरी क्या गलती है? और मैं हर वक्त शेविंग कर तो लेती हूँ। तभी तो तुम हम लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब रह सकी। सच कभी छिपता नहीं है। देखो, घर में कुछ दिन तुम बिजी क्या हुई, तुम्हारी दाढ़ियाँ तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिखने लगी और हम लोगों को आखिर तुम्हारे इस झूठ का पता चल गया। न जाने अब तुमसे पीछा कब छूटेगा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। अगर किसी को पता चल गया अनुभव की बीवी को दाढ़ी आती है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अनुभव जी, आप तो मेरे पति हैं और आप भी औरों की तरह मेरा मजाक बना रहे हैं। आपको तो मेरा साथ देना चाहिए और आप इस तरह से बातें कर रहे हैं कि मेरे मुंह पर सिर्फ दाढ़ी आती है और कुछ नहीं। अगर आप चाहे तो इन बातों को नजरअंदाज भी तो कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये छोटी सी बात थी तो शादी से पहले तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? बता देती ना अपने सच की, अनुभव जी मैं दिखने में लड़की हूँ पर मेरी भी दाढ़ी आती है। इस तरह से अनुभव शिखा को भला बुरा सुनाकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर शिखा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि वो खुदकुशी करने की सोचती है। शिखा, इस दुनिया में आकर तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। इस दुनिया में जन्म लेना तेरे बस में नहीं था, लेकिन अपनी जान अपने हाथों से खत्म करना ये तेरे बस में है। इसीलिए शिखा तू अब और लोगों की ताने नहीं सुनेगी और अपनी दाढ़ी को अब और नहीं बनाएगी। अब तेरा मर जाना ही सही होगा। समाज के ताने शिखा को इतना कमजोर बना देते हैं कि वो खुदकुशी करनी चाहती है, पर कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला अक्सर बड़ा होता है। इसी ही समय पर शिखा की माँ दिव्या वहाँ पहुँच जाती है और जब उसे अपनी बेटी के हालातों के बारे में पता चलता है तो वो अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाती है। जैसे ही दिवाकर को शिखा के दुखों का पता चलता है, वो शिखा से मिलने के लिए उसके घर आता है और उससे कहता है, शिखा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, पर समाज ऐसा ही होता है। वो किसी को खुश नहीं देख सकता और मैं तुम्हें डिप्रेशन में नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने अपने घर वालों से तुम्हारे लिए बात कर ली है। मेरे घर में किसी को भी तुमसे या तुम्हारी दाढ़ी से परेशानी नहीं है। इस तरह से शिखा के बुरे वक्त में दिवाकर उसका साथ देता है और उसका हाथ थामता है। बहुत जल्द दिवाकर की शादी शिखा से हो जाती है। दिवाकर का साथ पाकर शिखा समाज वालों से भी लड़ने की हिम्मत जुटा लेती है और सभी के तानों का मुंह तोड़ जवाब देती है। एक छोटे से गांव में नीलम अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। गुड़िया बहुत छोटी थी जब उसके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद नीलम ने अकेले ही आटा चक्की चलाकर अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखा। समय के साथ उसकी बेटी गुड़िया बड़ी हो जाती है और एक दिन, माँ कुछ पैसे दो ना, मेरे सभी दोस्त बाजार जा रहे हैं, मुझे भी बाजार जाना है। अच्छा ठीक है गुड़िया बेटा, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन तू एक काम कर, ये कुछ पैसे रख ले और इनसे सब्जियां ले आना और जो पैसे बच जाए उनसे कुछ खा लेना। अब गुड़िया उन पैसों को लेकर खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ बाजार चली जाती है, जहाँ सबसे पहले वो अपने दोस्तों के साथ कुछ सब्जी खरीदती है और बचे हुए पैसों से अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाती है। अब वो लोग बाजार से घर आने लगते हैं कि तभी रास्ते में एक चूड़ी वाला मिलता है। अरे ओ बिटिया, बिना हमसे हमारी चूड़ी लिए कहाँ चली? देखो कितनी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चूड़ियाँ लाए हैं हम तुम सबके लिए। चूड़ी वाले के बेचने के इस अंदाज से गुड़िया की दोस्त रीता को उसकी चूड़ियाँ बहुत पसंद आती है और गुड़िया की दोनों दोस्त रीता बबीता गुड़िया से कहती है, गुड़िया देख, उस चूड़ी वाले के पास कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं और तुझे तो चूड़ियाँ बहुत पसंद है ना। चल चल हम सब उससे चूड़ियाँ लेते हैं। नहीं, तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। पर क्यों, क्या हुआ? प्लीज गुड़िया, अब हर बार की तरह इस बार ये मत कहना कि तुम्हारे पास चूड़ियों के लिए पैसे नहीं है। पर मेरे पास सच में पैसे नहीं है, इसीलिए तुम दोनों चूड़ियाँ खरीद लो, मैं फिर कभी खरीद लूंगी। गुड़िया, तुम्हारा तो रोज का यही कहना है, जब भी तुमसे कुछ लेने के लिए कहो तो तुम हमेशा यही बहाने मारती हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। हम तो गलती करते हैं तुम्हारे साथ कहीं भी आकर। मैं तो चली चूड़ियाँ खरीदने, चल बबीता।
गुड़िया, तुम रीता की बात का बुरा मत मानना, ये तो पागल है। और रीता, तुम तो जानती हो ना, गुड़िया की माँ आटा चक्की चलाकर कितनी मुश्किलों से घर का गुजारा कर रही है। गुड़िया और उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं है जो वो रंग बिरंगे सामान खरीद सके हमारी तरह। इसीलिए गुड़िया, तुम अभी से थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाना शुरू करो, और जिस दिन तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तुम भी चूड़ियाँ खरीद लेना। बबीता की बातें सुनकर अब गुड़िया भी ठान लेती है कि वो भी जल्द से जल्द चूड़ियाँ खरीदेगी, और इसलिए वो रोती हुई घर जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है, बबीता ने तुझे कितनी अच्छी बात सिखाई है और तू उसी की बात का बुरा मान रही है। और सही तो कहा बबीता ने कि तेरे पापा नहीं हैं। अगर तेरे पापा होते तो तुझे हर चीज के लिए दुखी नहीं होना पड़ता। पर माँ, आपके पास कभी पैसे नहीं रहते। चूड़ियाँ बहुत महंगी नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे चूड़ी नहीं दिलाती। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी गुड़िया, इस बार जो पैसे मुझे मिलेंगे उन पैसों को बचाकर मैं तेरे लिए बहुत ही प्यारी सी चूड़ियाँ ले आऊंगी। अब तो खुश है ना तू? नीलम की ये बात सुनकर गुड़िया को बहुत खुशी मिलती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और नीलम जैसे तैसे करके कुछ पैसे जमा कर लेती है और गुड़िया के लिए बहुत ही सुंदर चूड़ी खरीदती है। उन चूड़ियों को देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है और एक बार फिर से अपनी दोस्त रीता और बबीता से मिलने जाती है और उनसे कहती है, ये देखो रीता, मेरी माँ ने मुझे तुमसे भी सुंदर और प्यारी चूड़ियाँ दिलाई है। और तुम जानती हो मेरी माँ ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बबीता ने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई है और इसीलिए हमें हमेशा दूसरों की मजबूरी समझनी चाहिए और जरूरतमंदों की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी माँ से जिद नहीं किया और मेरी माँ ने मुझे ये चूड़ियाँ दी। इस तरह से गुड़िया अपने दोनों दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रही होती है कि तभी उसकी नजर एक गधे के बच्चे पर पड़ती है जो अपने वजन से ज्यादा वजन ढो रहा था। ये देख गुड़िया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने दोस्तों से कहती है, बबीता देखो, वो गधा बेचारा कितना मासूम और छोटा है, पर फिर भी इसके ऊपर इससे ज्यादा वजन है। हमें उस गधे की मदद करनी चाहिए। वो तो गधा है ही, पर तो उससे भी बड़ी गधी है। अरे बेवकूफ, तू जानती है ना कि गधों को सामान ढोने के लिए ही रखा जाता है। अब गधे की पीठ पर बोझा नहीं होगा तो क्या होगा? रीता बिल्कुल ठीक कह रही है गुड़िया, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस तरह से रीता और बबीता वहाँ से चली जाती है और गुड़िया खुद उस गधे की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और उस गधे को रोककर उस पर से कुछ सामान उतार देती है और वो सामान हटाकर आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पहले एक बूढ़ी औरत आवाज देती हुई गधे की ओर आ रही होती है। अरे मेरी प्यारी चकली गधी, इतना बोझ अभी तुझे नहीं ढोना। ये तो बस अपना काम हल्का करने के लिए मैंने तेरी पीठ पर लादा था। इन सामान को तो मैं अभी उतारने ही वाली थी। अब रुक भी जा, मुझ बूढ़ी में इतनी जान नहीं कि तेरा पीछा करती रहूं। उस बुढ़िया को अपनी ओर आता देख गुड़िया गधे को पकड़ लेती है और जब बुढ़िया उसके पास आ जाती है तो गुड़िया बुढ़िया से कहती है, अम्मा, ये गधा आपका है? बिटिया, ये मेरा ही गधा है और इसका नाम मैंने चकली रखा है। मैं घर की साफ सफाई कर रही थी, बाहर कीचड़ था, इसलिए मैंने घर का सारा सामान इसकी पीठ पर रख दिया और ये सामान को लेकर जाने लगी और मैं बुढ़िया तब से इसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा हुआ जो तूने ही इसे रोक लिया। कोई बात नहीं अम्मा, मैंने इस गधे को रोक लिया है। अब आप इसे अपने साथ घर ले जा सकती हैं। बेटिया, अब मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? तुम मेरी गधी को पकड़कर मेरे साथ घर ले जा सकती हो? अब गुड़िया बुढ़िया की मदद करने के लिए मान जाती है और उसके साथ उसके घर जाती है। अब गुड़िया खाली हाथ बुढ़िया के घर से जाने लगती है और तभी बुढ़िया गुड़िया को रोककर उसे आटा चक्की दे देती है और उससे कहती है, बेटा,
इस चक्की को तुम रख लो। ये जादुई आटा चक्की है, सिर्फ अच्छे लोगों का ही कहना मानती है ये, जो साफ दिल का होता है उसका। और तुमने मेरी मदद करके ये साबित किया कि तुम बहुत अच्छी हो। क्या जादुई आटा चक्की? पर ये जादुई आटा चक्की चलेगी कैसे अम्मा? मुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। तुम इससे कहना, ओ मेरी प्यारी आटा चक्की चल जा और दिखा दे अपना जादू। तुम्हारे इतना कहते ही जादुई आटा चक्की अपना जादू दिखाएगी, और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब तुम ही इसे रोक भी सकती हो। और इसे रोकने के लिए तुम्हें कहना होगा, ओ मेरी प्यारी जादुई चक्की, तूने अपना जादू बहुत अच्छा दिखाया, इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि तू रुक जा। अब गुड़िया जादुई आटा चक्की को लेकर घर जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। नीलम जादुई आटा चक्की का जादू देखने के लिए उसमें कुछ आटा डालती है और गुड़िया जादुई चक्की से कहती है, ओ मेरी प्यारी जादुई आटा चक्की, दिखा दे अपना जादू। गुड़िया के बोलते ही जादुई आटा चक्की चल पड़ती है और उसमें से बहुत सारा आटा निकलता है। ये देखकर नीलम को विश्वास नहीं होता, पर कुछ ही देर में उसके घर में बहुत सारा आटा जमा हो जाता है और चक्की बंद नहीं होती। ये देख नीलम गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटा, ये जादुई आटा की चक्की तो बंद ही नहीं हो रही, कुछ भी कर इसे बंद कर, वरना पूरे घर में आटा भर जाएगा। अब गुड़िया जादुई आटा चक्की को रोकने के लिए वही मंत्र पढ़ती है जो उसे बताया गया था, जिसके बाद घर में इतना सारा आटा देखकर नीलम और गुड़िया उस आटे को लेकर बाजार में बेचने जाती है। और इस तरह से जादुई आटा चक्की की मदद से नीलम और गुड़िया अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारते हैं। दोनों की शादी होती है, दोनों मंडप पर साथ बैठे होते हैं कि तभी किरण को चक्कर आता है। वो बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही उसका शरीर नीला पड़ जाता है। शादी करना मना है। ये कहानी भानगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रवि नाम का एक लड़का अपनी मां कुसुम और पिता करण के साथ रहा करता था। वैसे तो रवि की नौकरी शहर में ही लगी थी, जिस वजह से वो ज्यादातर शहर में ही रहा करता था, परंतु उसे अपनी गांव की मिट्टी और माता पिता से काफी ज्यादा लगाव था, इसीलिए वो अपनी शादी भी गाँव में ही करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन रवि नौकरी की छुट्टी लेकर अपने गाँव आता है और अपने माता पिता से बोलता है, माँ, मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने मेरे दोस्त से बोला कि मैं शादी शहर में करूँगा। हाँ बेटा, क्योंकि अपने गांव में शादी करना मना है तो तू तो जानता ही है ना। और आज से 50 साल पहले हमारे गांव को जो श्राप मिला था, जिसको भी अपने बच्चों की शादी करनी होती है वो गांव से बाहर जाकर ही शादी करता है, ताकि किसी की जान ना जा सके। माँ, इस बात को 50 साल हो चुके हैं, अब तक तो वो श्राप खत्म हो चुका होगा। देखो माँ, मैं बचपन से इस गांव में रह रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी मेरे इसी घर में हो, यानी कि मेरे अपने गांव में। रवि अपनी माँ से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसके पिता करण आते हैं और अपने बेटे की बात सुनकर उससे बोलते हैं, अरे बेटा, तू पागल हो गया है क्या? तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तेरी शादी हम गांव में करवाकर इतना बड़ा जोखिम उठाएंगे? हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तू हमारी इकलौती संतान है, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? देख बेटा, तू ही हमारे बुढ़ापे का आखिरी सहारा है। माँ, पापा, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? जब मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी किरण भी चाहती है कि हमारी शादी इसी गांव में हो, इसलिए मैं गांव में ही शादी करूंगा। ठीक है बेटा, अगर अब तुमने मन बना ही लिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम कल ही शगुन की थाली लेकर किरण बेन के घर जाएंगे और दिन तारीख डलवा कर आ जाएंगे। जब तक हम घर नहीं आएंगे ना बेटा, तब तक तू घर से बाहर मत निकलना, और मैं एक ताबीज दूंगी। जब तक तेरी शादी ना हो जाए तो उस ताबीज को मत उतारना। ओ माँ, आप और आपका अंधविश्वास है। ठीक है, मैं आपकी सारी बात मानूंगा।
इतना बोलकर कुसुम करण के साथ शादी की तैयारियों में लग जाती है और शॉपिंग करके आती है और शगुन की थाल तैयार करती है, परंतु उस थाल में आग लग जाती है। सारा सामान जलकर राख हो जाता है। ये देखकर कुसुम एक बार फिर से रवि से बोलती है, बेटा हमारी बात मान जा, तू खुद देख अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, सिर्फ शगुन का थाल ही तैयार हुआ था और इसमें आग लग गई। माँ, शादी विवाह के घर में ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, और वैसे भी ये शगुन की थाल तैयार करने की जरूरत नहीं है। किरण की माँ ने अपने पंडित से बात कर ली है और बहुत अच्छा मुहूर्त भी निकलवा लिया है। हम उसी मुहूर्त पर शादी करेंगे। अब कुसुम शादियों की तैयारियों में लग जाती है। जैसे जैसे शादी का दिन पास आता जाता है, घर में अजीबोगरीब तरह की घटनाएं घटने लगती हैं। कभी किचन में आग लग जाती है, तो कभी फल फूल आदि सड़ जाते हैं, तो कभी किसी के मरने की खबर आ जाती है। ऐसे ही एक रात किरण अपने घर में सो रही होती है, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें एक भयानक चुड़ैल उससे बोल रही होती है, इस गांव में शादी करना मना है, पर फिर भी तो उसी गांव में शादी कर रही है। अब शादी वाले दिन ही मैं तेरे साथ तेरे पति को भी मार डालूंगी। 50 साल हो चुके उस गांव में, एक भी शादी नहीं हुई वहाँ, जिस वजह से मैं शिकार भी नहीं कर पा रही थी। पर आज बहुत दिनों बाद मुझे किसी का खून पीने को मिलेगा। तुम कौन हो? आखिर हमारी तुमसे दुश्मनी ही क्या है? दुश्मनी? उस गांव में शादी करना मना है, अब सब मरेंगे। इस तरह से चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और किरण की आंखें खुल जाती हैं। किरण चिल्लाती हुई जैसे ही उठती है, वैसे ही उसके कमरे में उसकी माँ आकर उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्लाई तू? तूने कोई सपना देखा है क्या? माँ, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। शायद मैंने ये सपना शादी की वजह से देखा। जब से हमारा रिश्ता लगा है, तब से बस यही सुनने में आ रहा है कि शादी करना मना है, शादी करना मना है। किसी चुड़ैल का श्राप है उस गांव में। शायद ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, इसी वजह से मुझे इस तरह के सपने आ रहे हैं माँ। पर तुमने सपने में क्या देखा बेटा? माँ, मैंने देखा कि कोई मुझे धमकी दे रहा है। उस गांव में शादी करना मना है, अगर हमने शादी की तो सब लोग मार ही जाएंगे। वो मुझे शादी करने से मना कर रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अक्सर ऐसे डरावने सपने आ जाते हैं ना। इतना बोलकर किरण की माँ भी किरण के साथ सो जाती है। अगली सुबह होते ही किरण फोन करके ये बात रवि को बताती है, जिस पर रवि उससे बोलता है, किरण डरो मत, सपना था, उसे भूल जाओ। और वैसे भी देखो, कल हमारी शादी है और अब तक हम में किसी को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अब उस चुड़ैल का श्राप खत्म हो चुका है। अब हमारी शादी वैसे ही होगी जैसे हमने चाही थी। तुम सही बोल रहे हो। अच्छा, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, अभी फोन रखती हूँ, कल हमारी शादी है ना। रवि किरण से बात करके फोन रख देता है। किरण अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है। अगले दिन दोनों की शादी होती है। दोनों मंडप पर साथ बैठे होते हैं कि तभी किरण को चक्कर आता है। वो बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही उसका शरीर नीला पड़ जाता है। अरे, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? अभी तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक इसका शरीर नीला क्यों पड़ रहा है? तभी तेज हवा चलने लगती है और सजावट की सारी चीजें तहस नहस हो जाती हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल सबके सामने आती है। तेरी बेटी का शरीर नीला इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि बहुत जल्द वो मरने वाली है। मैंने उसे बोला था कि शादी ना करे, पर फिर भी इसने शादी करने की सोच ली। तुम लड़के वाले कितना अच्छा नाटक करते हो। पहले तो लड़की वालों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हो, फिर उनसे दहेज लेकर उनसे शादी करते हो और शादी के बाद उस लड़की को ब्लैकमेल करते हो दहेज के लिए, और जब उसकी फैमिली दहेज नहीं देती तो उसे मार डालते हो। पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? आखिर हमारी गलती क्या है? देखो, मैं अपनी किरण से बहुत प्यार करता हूँ। अगर ये नहीं बची तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं किरण से बहुत प्यार करता हूँ। और रही बात किरण की, तो मैंने किरण और उसके घर वालों से 1 रुपया नहीं लिए। मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रही हो, पर मेरी किरण को छोड़ दो। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब इस गांव में कोई भी व्यक्ति दहेज न लेगा और ना ही देगा। बस मेरी किरण को ठीक कर दो
मैं आज से 50 साल पहले इसी गांव में ब्याह कर आई थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लिए मार दिया। बस तभी से मैंने इस गांव को श्राप दिया और ठान लिया इस गांव में शादी नहीं होगी और ना ही दहेज का लेन देन। पर अगर तुम मुझसे वादा कर रहे हो कि इस गांव में कोई दहेज ना लेगा और ना ही देगा और ना ही दहेज के लिए कोई लड़की मारी जाएगी, तो मैं भी तुमसे वादा करती हूँ मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी और इस गांव में एक बार फिर से शादियाँ हो पाएंगी। चुड़ैल की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी गांव वाले चुड़ैल से वादा करते हैं कि ना तो दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। साथ ही अब इस गांव में दहेज की वजह से कोई भी लड़की नहीं मारी जाएगी। ये वादा लेकर चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।